वेलकम टू ब्राइट जैन एजुकेशन। आज हम लोग हिंदी विषय में इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे जो पेपर में आने वाला है, क्योंकि हमेशा हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि हम सारी बुक पढ़ें या फिर कहीं और से जाके ढूंढते हैं, बच्चे यूट्यूब में या फिर अदर क्लासेस में जाके ढूंढते हैं। तो उससे बेटर है कि जो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग इम्पोर्टेंट पे आज ध्यान देंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर इम्पोर्टेंट कविताओं पे फोकस करके वो सारा काम करेंगे। तो हम लोग पहला हमारा कविता है नवनिर्माण। नवनिर्माण में आपको 5 नंबर के लिए रसास्वादन आएगा। रसास्वादन में आपको क्या करना है कि आपको जो पूरी कविता दी रहेगी, ये तो 12 लाइन की रहेगी, ये तो 10 लाइन की। 10 लाइन में पहला क्वेश्चन रहेगा कि दी गई कविता का रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन में आपको 1 नंबर के लिए कविता का जो कविकार है उनका नाम लिखना है, त्रिलोचन जी। फिर सेकंड नंबर पे आपको आना है कि त्रिलोचन जी की 2 रचनाएं लिखनी है। 2 रचनाएं में जैसे कि उसमें 6 दिया है आपके पाठ्य पुस्तक में, 6 में से आपको 2 याद करने, जैसे धरती, गगन, पृथ्वी, तो आपको 2 लिखना है, कोई भी 2 लिखना है। फिर थर्ड नंबर पे आप आएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आपकी पसंद की पंक्तियां, तो आपको जो 12 लाइन कविताएं दी हुई है उसमें 12 लाइन्स में 2 कोई भी पसंद की पंक्तियां आपको लिखनी है। वो लिखने के बाद आपको 2 नंबर वहां से मिल जाएंगे। फिर पसंद आने का कारण, क्यों पसंद आई ये पंक्ति, तो आपको 1 नंबर के लिए कारण लिखना है कि मुझे इसलिए एक कविता की पंक्तियां पसंद है। फिर आपको लिखना है लास्ट में कि दी गई कविताओं का भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब कि क्या समझा आपको इस कविता से, उसका अर्थ क्या है, तो आप ये लिख देंगे। तो रसास्वादन 5 नंबर आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। मतलब कोई भी कविता रहेगी, जो 3 कविताएं आपके पाठ्य पुस्तक में से, उसमें से कोई भी, तो आपको तीनों कविताओं को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना होगा। फिर उसी से रिलेटेड आपको कविता में जो पार्ट रहेगा, समझो नवनिर्माण है, तो नवनिर्माण में 2 क्वेश्चन है कि इंसान धरती से जुड़ा रह के किस प्रकार आगे बढ़ सकता है, फिर अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते। तो अपना मत व्यक्त कीजिए। अपना मत मतलब खुद का आपको विचार लिखना है। विचार लिखना है मतलब कि आपको उसमें से क्या समझा है कि मैं अगर धरती पे रहूंगा तो ही मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है 2 नंबर के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि दी गई कविताओं में से आपको क्या समझा है नहीं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन भी रहता है, अथवा या फिर कविता रहेगी या तो फिर दोनों क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको क्या समझा, पूरी कविता का अप्रिसिएशन लिखना है। उसमें आपको कवि का नाम लिखना है, पंक्तियां लिखनी है, रचनाएं लिखनी है, अर्थ लिखना है। मतलब मुझे आपको ये समझा है, तो आपको यहाँ पे 5 नंबर और प्लस 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर हम लोग दूसरे पार्ट पे आएंगे। दूसरा पार्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें निराला भाई के बारे में सारी चीजें दी है। महादेवी उसकी कविकार और रचनाकार हैं दोनों, क्योंकि महादेवी वर्मा एक अच्छी लेखिका भी थी और अच्छी कवित्री थी। क्योंकि कवित्री होने के साथ साथ उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं कि आज हम उनकी सारी बुक्स, मतलब नहीं कुछ तो 200 से 300 बुक्स उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको हम पढ़ के अपने जीवन में उनकी अच्छाइयाँ और उससे जो हमको सीख मिलती है वो सब उतारते हैं। तो मतलब महादेवी वर्मा ने निराला जी के बारे में क्या लिखा है आपको वो बताना है। तो वो दोनों मतलब कि उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको महादेवी वर्मा, क्योंकि निराला भाई की बहन थी, तो निराला भाई के बारे में उन्होंने क्या लिखा, उनकी चरित्र की क्या विशेषताएं थी, आपको ऐसे सारे पॉइंट्स रहेंगे। या फिर आपको दिया रहेगा कि पैराग्राफ, जैसे आपको निराला भाई जो लेसन है उसमें से आपको पैराग्राफ दिए गए परिच्छेद को पढ़कर संजाल पूर्ण कीजिए। ये आपको पूरा 16 मार्क्स के लिए रहेगा। 16 मार्क्स में आपको क्या रहेगा, यानी कि 2 मार्क्स के लिए रहेगा कि संजाल पूर्ण करे। तो जो आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ में मतलब कि आपको पूरा 2 या तो 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे पैराग्राफ से। फिर चौथा क्वेश्चन रहेगा पैराग्राफ से ही रहेगा, पर उसमें रहेगा कि विलोम शब्द दिए गए पैराग्राफ से विलोम शब्द ढूंढ के लिखिए। तो विलोम शब्द दिया रहेगा, पर उसका अपोजिट क्या आएगा, आपको पैराग्राफ से ढूंढ के लिखना है। फिर वही आएगा कि आपको दिए गए पैराग्राफ से समानार्थी शब्द ढूंढ के लिखिए। तो समानार्थी दिया रहेगा, फिर आपको समानार्थी शब्द वहां से ढूंढना है। फिर आपको 2 क्वेश्चन पैराग्राफ में ही दिया रहेगा कि इस पैराग्राफ से आपको क्या समझा। मतलब कि समझो यहाँ पे दिया रहेगा कि भाई बहन का रिश्ता अनूठा क्यों होता है, तो पैराग्राफ से आपको पढ़ के वो समझ में आएगा, तो आप लिख सकते हो 2 नंबर के लिए। तो महादेवी वर्मा जो लेसन है जो उसकी लेखिका है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला लेसन और दूसरा लेसन, पहला आपका पोयम है, दूसरा क्या है, लेसन है। तो दूसरा लेसन भी सिर्फ आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। अगर स्टोरी पता है तो आप अच्छे से लिख सकते हो। अगर नहीं भी समझ में आया तो आपको पूरा पैराग्राफ 1 से 2 बार, 203 बार आपको अच्छे से रीड करना है और उसमें से आपको क्या समझा वो लिखना है। और उसी में से आपको विलोम शब्द भी रहेंगे, उसी में से आपको समानार्थी शब्द भी रहेगा, उसी में से आपको संजाल पूर्ण करना भी रहेगा। सारी चीजें आपको वहीं से मिलेंगी और आपको 16 नंबर वहां से भी कवर हो सकता है। फिर दिन आपको चौथा लेसन है हमारा। कौन सा चौथा लेसन है, हमारी जो पहली पोयम है नवनिर्माण, उसमें आपको अप्रिसिएशन दिया रहेगा, मतलब कि कविता का रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन में आपको ये क्वेश्चन है कि
रसास्वादन कीजिए। पूरी कविता आपको लिखनी है। पूरी कविता में आपको क्या आएगा, रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियां, पसंद आने के कारण और कविता का केंद्रीय भाव, ये आपको लिखना है। और देन धरती से जुड़ा रहकर इंसान मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अपना विचार आपको लिखना है। अपने विचार में आपको जो भी कविता से समझा या फिर आपके क्या विचार हैं वो आपको लिखना है। तो ये भी आपके उसमें आ सकता है। और सेकंड क्वेश्चन है, समाज का नव निर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। आप ये क्वेश्चन को भी अच्छे से आप तैयार करके जा सकते हो और आप लिख सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन वही, जब मैंने दूसरा लेसन है हमारा महादेवी वर्मा यानी निराला भाई। तो महादेवी वर्मा को निराला भाई ने कुछ पैसे दिए रहते हैं और वो पैसे उनसे किस प्रकार ले लेते हैं और किस प्रकार खर्चा हो जाते हैं। तो अगर संजाल पूरा करना दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन आएगा, लेखक के पास रखे हुए पैसे किस प्रकार खर्च हो गए। तो आप लिख सकते हो ये क्वेश्चन भी और आपको अच्छे से कर सकते हो। और उसमें दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि अतिथि की सुविधा के लिए निराला भाई क्या काम करते थे या फिर क्या चीजें लेके आए थे। तो जो पैराग्राफ में दिया रहेगा आपको, तो पैराग्राफ से ढूंढ के आपको वो सारी चीजें लिख देनी है। हमारा चौथा लेसन है आदर्श बदला। आदर्श बदला में हमें क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन आदर्श बदला। हमेशा में लास्ट ईयर भी आया था, उसके पिछले साल भी आया, 2 साल से कंटिन्यू हमारे बोर्ड एग्जाम से आ रहा है। तो आपको आदर्श बदला की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। तो आदर्श बदला में लिखना है आपको खुद का ओन ओपिनियन। और उसमें क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व क्या होता है। तो आपको लिखना है कि मनुष्य के जीवन में अहिंसा का क्या महत्व होता है। अहिंसा मतलब कि आपको किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं करनी है। कि जिस प्रकार वो बैजू बावरा और तानसेन थे आदर्श बदला में, तो तानसेन ने क्या किया था कि उसको अपनी कला का घमंड हो गया था और उसको ये लगा था कि मेरे जैसा कोई संगीतकार हो ही नहीं सकता। तो उसने जो उससे अच्छा गाते थे तो उनको छोड़ देता था, जो उसके से कम अच्छा गाते थे उन लोगों को सबको वो क्या करता था, मार देता था। तो फिर वो बैजू बावरा करके एक लड़का रहता है 10 साल का, उसके पिताजी को भी वो क्या करता है, मार देता है। पर वो बच्चा बड़ा होकर उससे भी अच्छा संगीतकार बनता है और उसको क्या करता है, उसको उसकी संगीत विद्या में उसको हरा देता है। हराने के बाद उसमें उसको ये एहसास होता है कि मुझे अहिंसा लेके ही अपने जीवन में चलना चाहिए, जिस प्रकार बैजू बावरा लेके चला था। तो इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में नफरत और लड़ाई लेके नहीं आगे बढ़ना है, अहिंसा को लेके आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी घुमा के दे सकता है कि अहिंसा का क्या महत्व है, क्या अहिंसा के पथ पे चल के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करके जाना है। और आपको तो पता होना चाहिए कि हमेशा लड़ाई झगड़ा नफरत हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं रहते और हमारे जीवन में हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि हम अच्छे से रहेंगे, सच्चाई से रहेंगे तो आगे बढ़ सकते। जिस प्रकार बैजू बावरा ने कभी घमंड नहीं किया और वो हमेशा ऐसा नहीं कि उसके पिताजी को तानसेन मार देता है तो वो नफरत से आगे बढ़े, नहीं, उसने अच्छी मेहनत की, सच्चाई के रास्ते पे चला और अंततः क्या करता है, वो तानसेन को हरा देता है और अपने राग विद्या में अच्छे से सफलता प्राप्त कर लेता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा आदर्श बदला में कि सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला को सम्मान करे। मतलब सच्चा कलाकार वही है जो दूसरों की कला का सम्मान करे। ऐसा उसको घमंड नहीं आना चाहिए कि नहीं मैं ही सबसे बड़ा कलाकार हूँ, मेरे से अच्छा कोई हो नहीं सकता है। तो आपको ऐसा घमंड आपको अपने जीवन में नहीं रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने ओन ओपिनियन, अपने मत में लिखना है कि मुझे किस प्रकार हमें घमंड नहीं करना चाहिए अगर मेरे अंदर कोई कला है। क्योंकि हम सब के अंदर कोई ना कोई कला होती है। किसी के अंदर ड्राइंग की कला होती है, किसी को सिंगिंग की कला होती है, किसी को अच्छा डांस करने की कला होती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से अच्छा कोई नहीं गा सकता है। आपको ये होना चाहिए कि मेरे बराबर भी कोई होगा, मुझसे भी कोई बड़ा होगा तो मैं उससे सीखूं। और आपको ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं ही सबसे अच्छा हूं तो मुझसे भी और अच्छे लोग होंगे तो मैं उनके जैसा बनूं। आपको किसी और को देख के उसका अनुकरण करना चाहिए, जिससे कि आप भी अच्छे कलाकार बन जाए और सामने वाला तो ऑलरेडी अच्छा कलाकार है। तो आप इस प्रकार आपको अपनी कला पे घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आदर्श बदला है, 4-4 नंबर के लिए आ सकते हैं, 2 में से कोई भी एक आएगा। तो आपको दोनों अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है कि आदर्श बदला जो हमारा लेसन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा वो पेपरों में आता था। और जो प्रीलिम्स के भी जो पेपर होते हैं बोर्ड्स के, हर एक पेपर में वो लेसन आता है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन ना आए पर उसका पैराग्राफ आ जाए, तो आपको सेम वही करना है कि जैसे कि तो जैसे आदर्श बदला है, आदर्श बदला का परिच्छेद दिया रहेगा। परिच्छेद मतलब पैराग्राफ दिया रहेगा। तो उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, छोटे छोटे, 1-1 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए
परिच्छेद को पढ़कर संजाल पूर्ण करो या फिर कृति करिए। संजाल मतलब कि बॉक्स दिया रहेगा नहीं और उसमें दिया रहेगा कि बैजू बावरा के चरित्र की विशेषताएं क्या थी। तो आपको पैराग्राफ और परिच्छेद पढ़ के उसमें से चार पॉइंट ढूंढ के आपको लिख देने, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर सेम रहेगा कि दिए गए परिच्छेद को पढ़ के विलोम शब्द पूर्ण कीजिए। विलोम शब्द भी जैसे कि आपको रहेगा नहीं कि अच्छा, तो उसका बुरा आएगा नहीं, तो आपको ढूंढ के वहां से लिखना है। फिर समानार्थी आएगा 2 नंबर के लिए, 4 दिए रहेंगे हाफ मार्क्स के लिए, तो आपको वहां से वो कर सकते हो परिच्छेद से पढ़ के। और फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि सच्चा कलाकार वही होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करे। तो आपको मैंने बताया कि आपको किस प्रकार लिखना है, तो आप उस प्रकार लिख सकते हो कि हमें कभी भी अपनी कला पे घमंड नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की कला का भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि मुझसे अच्छा कोई कलाकार नहीं हो सकता। आपको ये होना चाहिए कि मुझसे जो अच्छे कलाकार हैं मैं उनका अनुकरण करूं, उनके जैसा बनूं, तो आप सच्चे कलाकार बन सकते हो अपने जीवन में। फिर उसके बाद हमारा आता है रस। रस आपको है कि आपको पाठ्य पुस्तक में 9 रस दिए, 9 रस में से कोई भी आपको 3 आएगा, 3 में से कोई भी आपको 2 करना है। जैसे पहला दिया अद्भुत रस, अद्भुत रस दिया रहेगा, उसकी पंक्तियां दी रहेंगी। अद्भुत रस रहेगा तो उसकी पंक्तियां रहेंगी कि दिए गए पंक्ति को पढ़ के आप पहचान के लिखो कौन सा रस है। तो अद्भुत रस क्या होता है कि कोई भी चीज देख के हम ऐसा चौंक जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, तो उसको अद्भुत रस कहेंगे। जैसे दिया है यहाँ पे, एक अचंभा मैंने देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे, मतलब कि जो बेवकूफ है, मतलब कि मैंने ऐसा देखा कि एक सिंह था और शेर था, उसको एक ठाढ़ा मतलब बेवकूफ व्यक्ति चरा रहा था, तो अचंभा ही हो जाएगा ना, सिंह को क्या कभी कोई पकड़ सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो। तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब कोई चीज को देख के हम सरप्राइज हो जाते, चौंक जाते, तो वहाँ पे अद्भुत रस हो जाएगा। आप जब पंक्तियां पढ़ेंगे, जो पंक्तियां दी रहेंगी, उस पंक्ति को आपको पढ़ के ऐसा महसूस होगा कि ये तो अद्भुत रस है, तो आप वहाँ पे अद्भुत रस लिख सकते। और रस आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना, क्योंकि आप स्पेलिंग में मिस्टेक करते तो आपके पूरे मार्क्स कट जाते, क्योंकि वो व्याकरण विभाग में आता है। दूसरा आता है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मतलब कि हम जब कोई चीज को देख के हमें अच्छा फील होता है, मतलब उससे मुझे प्रेम हो जाता है, मतलब ये अच्छा लगा, सुंदर है। जब कोई किसी की बहन या फिर किसी की मम्मी रेडी होती है, फिर भगवान के मंदिर में जाते हैं, सुंदर फील होता है, अच्छी उनकी मूर्ति लगती है, तो हमको लगता है कि अरे बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है। तो आप लिख सकते हैं कि राम के रूप निहारत जानकी, कंगन नग की परछाई, ऐतो सब सुन भूल गई, कर केटी रही पल टारत नाही। जिस प्रकार राम भगवान को देख के, जानकी मतलब सीता जी जिस प्रकार राम भगवान को देख के सब भूल जाती है और उनका इतना सुंदर रूप देख के नहीं उनको अच्छा लगता है और वो भूल जाती कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, तो वहाँ पे कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस। तो आपको ये जो पंक्ति दी रहेगी, इन पंक्तियों को पढ़ के आपको रस पहचानना होगा। तो अगर सीता जी के बारे में दिया है, राधा जी के बारे में दिया है, तो इसमें आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं कि नहीं कौन सा रस होगा ज़्यादा। तो आप अगर सीता और राम के बारे में है और कृष्ण और राधा के बारे में, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि नहीं है, तो यहाँ पे तो श्रृंगार रस होगा, तो आप श्रृंगार रस के बारे में लिख सकते हो। देन उसके बाद क्या आता है हमारा शांत रस। शांत रस मतलब कि जहाँ पे हम कोई अच्छी बातें सुनते हैं शांति पूर्वक, जब कोई उपदेश देता है, कोई ज्ञान की बातें करता है, या फिर कोई हमारे शिक्षक हमको सिखाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है, शांत रस होता है। क्योंकि हम शांति से सुनते हैं ना, क्योंकि वो बातें हमें अच्छी लगती है, तो वहाँ पे हमें शांत रस हो जाता है। जैसे कि माला फेरा जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो यहाँ पे क्या है कि जब तक हम अपने अंदर की बुराई को नहीं बाहर फेंकते, तो हमें ऐसा नहीं कि नहीं मैं पूरा दिन पूजा पाठ कर रहा हूँ, माला जप रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर आप अपने अंदर की बुराई को नहीं फेंकोगे, तो वो सब पूजा पाठ माला जपने का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो आपको ये पहचान लेना है कि यहाँ पे शांत रस है, क्योंकि माला फेरा जुग भया, गया न मन का फेर। मीन्स आप माला फेर रहे, जप रहे, राम राम कर रहे हो, पर आपके अंदर बुराई भरी है, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई आपको उपदेश दे रहा, सिखा रहा है कि आपको माला जपने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक अपने अंदर की बुराई को नहीं खत्म करते हो। तो वहाँ पे कौन सा रस होगा, शांत रस, क्योंकि हम लोग शांति पूर्वक इस बात को सुन रहे हैं। उसके बाद आता है भक्ति रस। भक्ति रस मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम किसी भगवान की आराधना करते, पूजा पाठ करते या फिर उनसे कुछ मांगते हैं, वहाँ पे भक्ति रस होता
है। मीन्स जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि भगवान जी मेरा ये काम कर दीजिए, या फिर सबका भला करो, मेरा भला करो, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? भगवान भक्ति रस होता है। तो पूजा पाठ की बातें होती है, आरती अर्चना होता है, तो वहाँ पे भक्ति रस होता है। जैसे कि तू दयालु दीन तू दानी मैं भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाग मैं पुजारी, पाप तू मैं पुजारी। मीन्स कि हे भगवान तुम तो देने वाले हो, मैं तो भिखारी हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे कुछ तो दे दे। हे पापों के मतलब पापों को मेरे दूर करो, हे जग के पालनहार, आप जग का कल्याण करते हो तो मेरा सबका कल्याण करो और मेरा भी कल्याण करो, क्योंकि मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ। तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी पोयम आती है वृंद के दोहे। वृंद के दोहे है मतलब क्योंकि वृंद जी जो थे बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी कविताएं लिख दी थी, और उनकी हर एक कविताओं में इतनी सीख मिलती है कि हम अपने दैनिक जीवन में अगर उतारते हैं तो काफी उससे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। तो जो हमारा लेसन है, पोयम है वृंद के दोहे, वृंद के दोहे में आपको क्या करना है, जितने भी वृंद के दोहे हैं सिर्फ 2-2 लाइंस के हैं, तो आपको उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि 2-2 लाइन है और दी हुई कविताएं बोल रहा है। तो कविताएं क्या होती है, 6 से 7 लाइन का एक कविताएं होती है, फिर एक उसका पैराग्राफ वाइज रहता है, पंक्ति रहता है। और दोहे क्या रहते हैं? दोहे मीन्स 2 लाइन्स, 2 लाइन में ही आपको नीति की बातें रहती, सीख की बातें रहती हैं, जीवन में आप किस प्रकार आगे बढ़ सकते हो, आपके जीवन में आप किस प्रकार बदलाव ला सकते हैं, उसको दोहे बोलते हैं। या फिर 2 लाइन्स में रहता है तो उसको दोहे आप बोल सकते हैं। जैसे कि उनका क्वेश्चन था कि चादर देखकर ही हमें पैर फैलाना चाहिए और वही बुद्धिमानी होती है। मतलब आप वो कह रहे हैं कि आपके पास जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना चाहिए, मतलब कि आपका जितनी क्षमता है उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर है कि हमारे जीवन में नहीं, हम किसी और को देख के बहुत सारी चीज़ें की इच्छाएं हमारे मन में आती कि मेरे पास भी इच्छाएं होनी चाहिए, पर मेरे पास वो चीज़ें नहीं है। पर बहुत से लोग क्या करते हैं, वो चीज़ों को पाने के लिए मतलब कि क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब कुछ भी ले, किसी से पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं और सोचते हैं कि मैं ज़्यादा काम करूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पास जितना है आप काम करो, काम करने के लिए हमारा जीवन बना है, पर ऐसा नहीं कि मतलब मुझे पाने का है, उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल आप मन में मनसा मत रखिए। मनसा अगर आप रखेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपके पास जितनी चादर है उसके हिसाब से आप अपने जीवन में काम करें। मतलब चादर देख के ही पैर फैलाना चाहिए। अगर मेरे पास जितनी छोटी चादर है उसके हिसाब से मुझे अपने जीवन में रहना चाहिए। तो हमें वृंद जी बताते हैं कि चादर के अनुसार ही हमें अपने पैर फैलाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस पर अपने विचार लिखिए। ज्ञान की पूंजी मतलब कि आपको ज्ञान लेना है। जैसे कि आप उनका दोहा है, सरस्वती भंडार के, आपको यह है कि आपको सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। आप जितना अपने जीवन में पढ़ोगे, जितना आप नॉलेज लोगे, आपका नॉलेज और ज्ञान उतना बढ़ेगा, उतनी पूंजी, पूंजी मतलब संपत्ति, ज्ञान की संपत्ति आपके जीवन में इकट्ठा होगी। और ज्ञान जो होता है कभी घटता नहीं, ना उसको कोई ले सकता है ना उसको चुरा सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में है, ज्ञान है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप उसको कोई आपसे ले छीन नहीं सकता। पैसा होता है तो कोई ले सकता है, चुरा सकता है, या फिर प्रॉपर्टी है तो उसमें कोई आपको बोलेगा नहीं, आपका दिमाग में कुछ गलत विचार भर के आपसे छीन सकता है, पर ज्ञान आपको कोई नहीं ले सकता। तो वृंद जी बोलते हैं कि हमें ज्ञान की जो पूंजी उसको बढ़ाने के लिए हमें और पढ़ना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। फिर वही उनका जीवन के अनुभवों को वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद के दोहों का रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन मतलब सेम कि आपको रसास्वादन 5 नंबर के लिए आएगा। नहीं, अगर आपको 6 दोहे दिए हैं तो आपको 6 दोहों में से क्या करना है, पहले तो दी गई कविता का कवि का नाम लिखना है, तो उसकी कविता का नाम क्या हो जाएगा, वृंद जी। दूसरा क्या हो जाएगा, रचनाएं, उनकी 2 रचनाएं लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पसंद की पंक्तियां, पसंद की पंक्तियां आपको लिखनी है। फिर क्वेश्चन हो जाएगा पसंद आने का कारण, तो वृंद के दोहे आपको क्यों पसंद है आप ये लिख दोगे। फिर दिए हुए दोहों का भावार्थ आपको क्या समझा, तो आपको दिए गए जो दोहे हैं उनका क्या समझ में आया आपको, वो भावार्थ लिख दे, तो यही आपका रसास्वादन हो जाएगा। फिर आपको पेड़ हौसला है पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन सेम कि अगर आपको तीसरी पोयम क्या है, आपका पेड़ होने का अर्थ। पेड़ के बारे में तो आपको सबको पता है कि पेड़ का क्या महत्व है हमारे जीवन में। पेड़ हर एक जगह हमारे जीवन में काम देता है। हमारी तीसरी पोयम क्या है, पेड़ होने का अर्थ। पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो हमको पता है, क्योंकि और इसके कविकार क्या है,
गौतम जी पेड़ के महत्व को इस प्रकार व्यक्त किए कि अगर आप उनकी पोयम पूरी पढ़ते हो और फिर जो उनकी कविताएं हैं वो सारा पर्यावरण से रिलेटेड हमें कविताएं लिखी हैं। तो इस हमारे पाठ्य पुस्तक में एक कविता है पेड़ होने का अर्थ। पेड़ होने का अर्थ मतलब कि पेड़ क्या हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन में पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेड़ हमारे लिए मतलब शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ रहता है। जिस प्रकार मतलब कि हम घर में जब पूजा पाठ करते हैं तो पेड़ से वो फूल प्राप्त होता है, और शुरुआत से लेके अंत तक मतलब कि लास्ट तक जब हम मतलब मरते हैं अपने जीवन में तो भी हमें पेड़ द्वारा ही हमें जलाया जाता है और वो हमारे लास्ट तक हमारे जीवन में रहता है। तो और सेकंड सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन, जिसके हवा के द्वारा हमारी सांसें चलती हैं। ऑक्सीजन, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, फर्नीचर मिलता है, कुर्सी मेज हर कुछ हमको पेड़ से ही मिलता है। किसी के घर में पूजा पाठ है, शादी ब्याह है तो वहाँ पे भी पेड़ों का महत्व, उसके फूल पत्ती हम अपने घर पे लेके आते हैं, पूजा करते हैं, शादी है तो सजावट के लिए काम आता है और उससे फर्नीचर बनते हैं। और आप लिख सकते हो कि पेड़ हमारे भारतीय संस्कृति से लेके आज तक हमारे जीवन में बहुत ही, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में ये मान्यता है कि हम पेड़ को पूजते हैं। जैसे कि हमारा हो गया तुलसी, हो गया पीपल, हो गया बरगद, हो गया, ये सब पेड़ों को क्या करते हैं हम लोग पूजते हैं। तो वो हमारे भारतीय संस्कृति में दिया हुआ है तो आज तक हम लोग उसकी पूजा करते हैं। तो पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी आप कविता को अच्छे से आप तैयार करके रखें, क्योंकि कविता में कोई ज़्यादा से कठिन कविता नहीं, एकदम साधारण शब्दों में है, सिंपल सरल है, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत ही पेड़ दाता है तो आप लिख सकते हो कि पेड़ हमें क्या क्या देता है, फूल देता है, पत्ती देता है, लकड़ियाँ देता है, उसकी लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अगर दिए गए कविता दिया है उसका रसास्वादन करना है तो आपको, जैसे मैंने कहा कि पहले तो उसका कवि का नाम लिखना है गौतम जी की 2 रचनाएं लिखनी है, फिर कविता की पसंद की पंक्ति लिखनी है और फिर पसंद आने के कारण और पूरी कविता का भावार्थ, आपको कविता से क्या समझा, आप ये चीज़ें लिख सकते हो। आने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचार। हमारे पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है ओजोन परत। ओजोन परत क्या है कि जो हमारे सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करती, जो परावैंगनिक किरणें आती सूर्य की डायरेक्ट धरती पे ना पड़े, उससे वो हमारे धरती का जो जीवन उसकी रक्षा करता है। कौन? ओजोन परत। तो ओजोन परत क्या हो रहा है, आज काफी प्रदूषण कारण काफी उस पर प्रभाव पड़ रहा मतलब वो ओजोन जो परत है वो पतली होती जा रही है। अगर वो पतली हो जाएगी और उसमें छेद हो जाएगा, फट जाएगा, तो क्या होगा, डायरेक्ट हमारे धरती पे डायरेक्ट सूर्य की किरणें आएंगी और सूर्य की किरणें डायरेक्ट धरती पे आने से हमको क्या होता है, लाइक हमारे जो त्वचा कैंसर होते हैं, स्किन कैंसर, ये सब कैंसर की बीमारियां होती। और भौतिक विकासकरण तो हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारी ओजोन परत, उस पर तो काफी प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जैसे कि अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या करते हैं, गाड़ियों का उपयोग ज्यादा करते हैं क्योंकि हमको कहीं ना कहीं जल्दी पहुंचना है। तो जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उस धुएं से हमारा पर्यावरण काफी प्रभावित होता है और पर्यावरण प्रभावित होने से ओजोन परत पे भी प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत के प्रभाव से अगर ओजोन परत ही पतली हो जाएगी और उसमें छेद होगा तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट धरती पे आएंगी और जो मनुष्य का जीवन धरती पे फल फूल रहा है, बढ़ रहा है और हम अपने जीवन में अच्छे से हैं, तो हमारे जीवन में काफी प्रभाव पड़ जाएगा। प्रभाव पड़ना मतलब कि हमें कैंसर होगा, बीमारियां होंगी, इससे प्रॉब्लम होगा। और दूसरी भौतिक विकास क्या है कि हम लोग एसी का इस्तेमाल अपने जीवन में हर जगह करते हैं। जैसे कि हमारे घर हो गया, कार्यालय हो गया, स्कूल हो गया, विद्यालय, हर एक जगह पे हम लोग एसी का उपयोग करते हैं, अपने गाड़ियों में। तो जो एसी से जो गैस निकलती, वो गैस के कारण भी हमारा क्या होता है, पर्यावरण प्रभावित होता है और पर्यावरण प्रभावित से ओजोन परत भी प्रभावित होती है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस नामक यौगिक की खोज मशीन के प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्ध रही है, स्पष्ट कीजिए। क्लोरोफ्लोरिक गैस मतलब कि जो हमारे एसी में यूज होती है, वो कब से हमारे देश में आई। हमारे देश में तो काफी जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, मतलब तब से, क्योंकि पहले बाहर के देशों में था। इंडिया वो टाइम पे, हमारा जो देश था भारत देश, सिर्फ 1% उसका इस्तेमाल करता था और उसके हमारे देश से ज्यादा दूसरे देश उसका उपयोग करते थे। इस पे काफी वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, काफी काम किया, बैठक की कि उस जो क्लोरोफ्लोरो गैस है उससे कैसे हम उसका उपयोग कम करें और जिससे कि हमारा जो जीवन है वो अच्छा रहे। क्योंकि इस गैस के कारण हमारा जो ओजोन लेयर है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। तो आप इस पे लिख सकते हो कि 1857 में इसके बारे में दिया गया था और बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया है। नहीं तो आप ये जो लेसन है, इस लेसन को जो पैराग्राफ दिया रहेगा तो आपको पैराग्राफ से ही जो क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे लेसन में कभी भी नहीं आते हैं। सिर्फ आपको ये आएगा कि ओजोन परत को आप किस प्रकार बचा सकते हो। तो आपको यही लिखना है कि जो हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें हैं उनका उपयोग कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ों को कम काटें, जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो, अच्छा रहे, जिससे हमारा क्या ओजोन लेयर अच्छे से रहे और उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप खुद का विचार दे सकते हो कि आप किस प्रकार ओजोन परत को बचा सकते हो। पर अगर आपको दिया रहेगा कि इस दिए गए परिच्छेद को पढ़ के ओजोन लेयर के बारे में दो, तो परिच्छेद में सब कुछ दिया रहता है डिटेल कि कब से आया हमारे देश में, किसने किसने काम किया। क्योंकि ये जो लेसन है इसमें वैज्ञानिकों के नाम आपको डायरेक्ट लिखने के लिए कभी भी नहीं आता है, आपको हमेशा आता है कि आप पैराग्राफ से छांट के लिखो। तो पैराग्राफ से आपको छांट के सारे जो वैज्ञानिक के नाम है आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पाठ्य पुस्तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है कोख जाया। कोख जाया स्टोरी है कि एक बच्चा अपने माँ को किस प्रकार धोखा देता है। आज के ज़माने में मतलब स्वार्थ इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो कोख जाया लेसन है, इस पे एक बच्चे ने अपने माँ को किस प्रकार धोखा देता है। जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु के बाद बाहर देश में रहता है और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आता है, तो अपने माँ को किस प्रकार बेवकूफ़ बना के उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेता है और अंततः क्या करता है, बाहर जाने के बहाने कि आप भी मेरे साथ विदेश चल रही हो, और वो हवाई अड्डा एयरपोर्ट में अपने माँ को छोड़ देता है। तो आपको ये लेसन भी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपको स्टोरी सिर्फ पढ़नी है, आपको बार बार लेसन्स को रीड नहीं करना या फिर क्वेश्चन आंसर को बार बार रीड नहीं करना, क्योंकि आपको खुद का ओन विचार लिखना है कि आज किस प्रकार का माहौल है हमारे देश में, हमारे समाज में। सब बच्चे तो नहीं करते, पर कुछ बच्चे हैं जो स्वार्थ के लिए करते हैं। आप सबकी तुलना नहीं कर सकते कि सारे बच्चे खराब है, सारे लोग खराब है, क्योंकि हमारे समाज में हमेशा दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। तो आपको जो अच्छे लोग हैं उनको फॉलो करना है, बुरों को तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप ये सोचो कि अपने समाज और अपने माता पिता को कभी ना धोखा दे। जिस प्रकार कोख जाया लेसन में एक बच्चे ने अपने माँ को छोड़ देता है और धोखा देता है। तो उसमें क्वेश्चन क्या था कि कोख जाया कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आपको दिया रहेगा कि उद्देश्य मतलब कि आपको क्यों ये लेसन दिया गया आपके पाठ्य पुस्तक में। तो आशा रानी ब्योरा इसकी लेखिका हैं। तो आप क्या करोगे, कोख जाया लेसन का उद्देश्य, तो पहले आप स्टोरी लिखोगे कि एक लड़का था जिसका नाम दिलीप रहता है। वो अपने माँ को नहीं धोखा देता है। जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो लंदन से आता है अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए, और अपने माँ को धोखा देता है, क्योंकि शुरू से मैं थोड़ा दोबारा लेती हूँ। ठीक है। एक दिलीप नाम का लड़का है जो अपने माँ को धोखा देता है। किस प्रकार धोखा देता है, जब उसके पिता की मृत्यु होती है तो बाहर से आता है विदेश में, क्योंकि वो नौकरी करता रहता है। तो अंतिम संस्कार के लिए अपने पिता के आता है, तो माँ को बोलता है कि आप सब ये पेंशन है और जो कागजाती कार्य है तो आप इस पर सिग्नेचर कर दो, हस्ताक्षर कर दो। तो उसकी माँ एकदम अपने बेटे पे विश्वास करती है और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम चली जाती है। और अंत में क्या करता है कि 8 करोड़ का उसका घर रहता है, उसको भी वो क्या करता है, नीलाम कर देता है, यानी बोली लगा देता है और वो भी बेच देता है। तो जब उसकी माँ पूछती है कि आप ये क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उसका लड़का बोलता है कि माँ आप हमारे साथ विदेश चलोगी, लंदन चलोगी हमारे साथ, आप यहाँ पे क्यों रहोगी, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले नहीं रह सकते और इतनी सारी संपत्ति रख के कोई मतलब नहीं है। तो माँ अपने बेटे पे विश्वास कर लेती है और वो सब चीज़ों पे बिना पढ़े हुए हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करती जाती है। तो जब लास्ट में क्या होता है कि बच्चा एक दिन बोलता है कि मम्मी अभी हम लोग चलेंगे विदेश, लंदन चलेंगे। तो माँ सोचती कि ठीक है, मुझे तो अभी जाना है, मेरा बेटा है, मैं उससे अपने बेटे के साथ रहूंगी। तो बेटा और सारा सामान टैक्सी में वो लोग सब हवाई अड्डा एयरपोर्ट पहुंचते हैं। तो बच्चा बोलता है कि माँ आप बैठो, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ और जो चेकिंग का है वो सब कंप्लीट करके आता हूँ कार्रवाई। तो माँ अपने बेटे पे विश्वास ही है कि मेरा बेटा है कुछ ऐसा। तो माँ को एक जगह पे बैठा के वो चला जाता है। तो जब काफ़ी देर होता है तो प्रतीक्षा करती रहती कि मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। तो माँ को ऐसा शंका होता है, माँ व्याकुल हो जाती है और बोलती है कि मेरा बेटा अभी आया नहीं। तो जो वहाँ के सुरक्षा कर्मचारी होते, जो वहाँ के ऑफिसर होते, उनसे पूछती है कि मेरा बेटा किधर गया। तो वो पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ पे। तो बोलते हैं कि मेरा बेटा अभी यहीं पे था, बस थोड़ा सा कार्रवाई करने के लिए गया है, तो अभी तक आया नहीं, काफ़ी देर हुए। तो उन्होंने बोला कि क्या। तो बोलते हैं लंदन एयरवेज जो हमारी फ्लाइट थी उसका हमारा टिकट है। तो बोलते हैं कि ठीक है माता जी आप हमारे साथ चलो। तो वो एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ से उनसे बड़े ऑफिसर रहते। तो वो ऑफिसर क्या होता है, उनके माँ को पहचानता रहता है, क्योंकि जो उनके पिताजी रहते हैं, दिलीप के जो पिताजी रहते हैं वो एक आईपीएस अधिकारी रहते हैं। तो आईपीएस अधिकारी के अंडर वो गर्ग नाम का जो कर्मचारी है, जो ऑफिसर, उसने काम किया होता है। तो
उनको पहचानता है और उनको बोलता है कि आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, दुख की बात है कि आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया। तो माँ को विश्वास नहीं होता, पर वो सत्य को जान ही जाती है अंततः, और वो बोलती है कि आप मुझे कहीं और जगह पे भेज दो। पर वो गर्ग जो नाम का कर्मचारी है, ऑफिसर, वो बोलता है कि नहीं, आप बोलो तो मैं आपके लड़के को पकड़ लेता हूँ लंदन एयरपोर्ट में। तो बोलती नहीं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको हो सके तो एक वृद्धा आश्रम में डाल दो। तो आपको स्टोरी लिखनी, क्योंकि ये 6 नंबर या तो 4 नंबर के लिए आएगा, कि अगर 80 वर्ड में आया तो आपको 4 नंबर के लिए आएगा। दिए गए प्रश्नोत्तर को 80 शब्दों में लिखो, पर आपको अगर 120 शब्दों में रहेगा तो 6 नंबर के लिए, अगर 80 शब्दों में लिखना है तो 4 नंबर। तो आपको उद्देश्य, तो आपको ये स्टोरी मेंशन करनी है। मैं तो आप पूरा नहीं लिख पाओगे तो थोड़ी तो स्टोरी लिख ही पाओगे, थोड़ा स्टोरी लिखना है। देन आपको ये दिया कि इस कहानी का ये उद्देश्य है, ये बताना चाहते हैं हमारे समाज में इस कहानी के माध्यम से कि जिस प्रकार दिलीप ने अपने माँ के साथ किया, उस प्रकार हम में से कोई ऐसा अपने समाज में अपने माँ बाप के साथ ना करे। ये कहानी का यही उद्देश्य है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। हर माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, ये बात जिस प्रकार सत्य है कि उसको कोई बदल नहीं सकता। कि हम भले ही अपने भगवान को ना माने, सुबह शाम जाके पूजा अर्चना ना करें, पर अब जो हमारे घर पे माँ बाप है, माता पिता, उनका कभी भी हमें क्या करना चाहिए, दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप जब भी कभी बाहर निकलते हो, आपको ऐसा नहीं कि आप जब परीक्षाएं आए, बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, जब परीक्षाएं आती है या फिर पेपर आता है, कोई मुसीबत आती है कहीं, तभी अपने माँ बाप के पैर छूते। तो आपको ऐसा नहीं, जिस प्रकार अपने जीवन में आप रोज खाना खाते हो, रोज उठते हो, बैठते हो, फोन देखते हो, टीवी देखते हो, तो उसी प्रकार आप जब भी कभी बाहर जाते हो या फिर कोई भी अचीवमेंट करो, या रोज का आप रूटीन बना लो अपने जीवन में कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो आप रोज अपने माँ बाप के पैर छू के निकले। जब भी आप बच्चा घर से बाहर निकलता है तो जो माँ का आशीर्वाद होता है उसको रक्षा कवच की तरह काम करता है। तो ये जो माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, तो ये बात सही है। आप भले ही भगवान की पूजा ना करें, मंदिर ना जाएं, पर अपने माँ बाप को कभी ऐसा दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो आप अपना विचार लिख सकते हैं कि अपने माँ के बारे में थोड़ा लिख देंगे, तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी आपको 4 नंबर के लिए आएगा, क्योंकि जो कोख जाया लेसन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे समाज में एक सीख दिया हुआ है। तो आप इस लेसन को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या है क्वेश्चन, मौसी की स्वभावगत विशेषताएं लिखें। स्वभावगत, मौसी मतलब वही दिलीप की माँ, उनकी क्या विशेषताएं थी। वो बहुत ही अच्छी समाज सेविका थी, दूसरों को दुख को अपना दुख समझती थी। एक बार क्या हुआ था, उसके गांव में अकाल पड़ गया था, तो उसने सारे जो उसके गांव वाले थे सबको उसने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कराई थी। फिर दूसरे साल भी कंटिन्यू अकाल पड़ गया था, तो उसने बाजार से पूरा सामान मंगाया और पूरे गांव वालों की या जो आजू बाजू के गांव थे सबकी उसने क्या की थी, पूरी मदद की थी। तो इनके स्वभाव की ये सब विशेषताएं आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई दूरी, इस कथन का मंतव्य लिखिए। मंतव्य मतलब कि मतलब लिखिए। आज का जो जीवन है वो स्वार्थी हो गया, तो रिश्तों पे दूरी आ ही गई है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं क्योंकि हम इतना अपने लाइफ में बिजी हो गए, अपने जीवन में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि हम रिश्तों को टाइम नहीं दे पाते। कभी कभी क्या होता है, आज का जो टाइम चल रहा है, जब भी कभी हमारे पूरे दैनिक जीवन की जो रूटीन है, जो एक हफ्ते का काम है, हम कभी सोचते हैं कि हम संडे को कहीं बाहर जाएंगे। आपको मैं उदाहरण बता रही हूँ कि किस प्रकार स्वार्थी हमारा जीवन हो गया। पर हमारे घर पे अचानक मेहमान आ जाते तो हमको लगता है कि बाप रे, हमारा सारा जो प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम था, वो तो सब बंद हो गया, हम नहीं जा सकते। पर हम पहले के हमारे तो अतिथि देवो भव ऐसा हम विचार करते थे, पर अभी आज का समय हो गया कि अतिथि को हम ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, क्योंकि हम इतना अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं कि हम दूसरों के लिए टाइम नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि एक दिन की हमें छुट्टी मिली तो हम दूसरों के लिए क्या टाइम क्यों दें। तो इस तरह स्वार्थी हमारा जीवन हो गया और हमारा जो रिश्ते थे, जो हमारे वो थे, वो काफ़ी दूर है। क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे, कभी ना कभी किसी न किसी बहाने से जल्दी मिलते थे, पर अभी क्या होता है, हम फ़ोन द्वारा दो लोगों को पहचानते, फ़ोन द्वारा लोगों को बातें करते, तो रिश्तों में दूरी थोड़ी सी आ गई है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। फिर आपको आएगा कि निम्न उपसर्गों के प्रत्यय के 3 शब्द लिखिए। उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है, जब भी कोई शब्द दिया रहेगा, जैसे शब्द दिया है क्रमण और उसके आपको दिया रहेगा अति। अति मतलब आपको लिखना है कि उसे उपसर्ग बनाना है। उपसर्ग मतलब जो आगे लगे, तो अतिक्रमण, अति आवश्यक, ऐसे आप वर्ड्स को लिख सकते हैं। 3 शब्द कोई बना सकते हैं। अति दिया है तो अतिक्रमण लिख सकते हैं, अभिव्यक्ति लिख सकते हो, अति आवश्यक, ऐसे सब शब्दों को लिख सकते हो। दूसरा शब्द क्या है, नी मतलब निकृष्ट, निसंकोच, ऐसे शब्द आप लिख सकते हो। दिन परा मतलब आपको परा शब्द, परा दिया रहेगा तो मतलब आपको आगे लगाना है, तो पराक्रम हो गया, पराकाष्ठा हो गया, ये शब्द से आप उपसर्ग लगा के शब्द बना सकते हो। फिर दूसरा उपसर्ग है अभि मतलब अभिभावक,
अभिव्यक्ति, अभिशाप, अभिलाषा, ये वर्ड हो जाएंगे। देन प्रा से आपको बहुत सारे वर्ड होते, प्रस्थान, प्रथम, प्रणाम, आप इससे बना सकते हो। देन आ मतलब छोटा, मतलब जैसे होता है आ, तो आ से अविवेक, अनजान, अविवेकी, 3 ही वर्ड लिखना है। 3 वर्ड में आपको कोई भी आ शब्द लगा के आप लिख सकते हो। भर वर्ड दिया है तो भरपूर, भरा, 2 वर्ड लिख सकते हो। क्रा वर्ड लगाना है तो कुपुत्र, कुपात्र। फिर प्रत्यय किसको दे, जैसे निम्न प्रत्ययों से प्रत्येक के 3-3 शब्द लिखो। प्रत्यय मतलब पीछे जो शब्द लगता है, तो पीछे कैसे लगाएंगे, आ दिया है, आ मतलब आपको आ ही नहीं आना चाहिए, बड़े की मात्रा आनी चाहिए। जैसे कि दिया रहेगा प्यासा, जाना, आना, तो क्या आ गया उसमें, आ वर्ड आया। इया मतलब कि आपको छोटी की मात्रा भी आनी चाहिए और आ की मात्रा आनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे आप उस पे, नहीं, पूर्विया, डिबिया। फिर ई प्रत्यय आएगा तो क्या लिखना है आपको, मतलब ई प्रत्यय आया तो मतलब आपको क्या लिखना है कि ई की मात्रा आनी चाहिए। ई की मात्रा तो लास्ट में आनी चाहिए। ज्ञानी, अभिमानी, स्वार्थी, ये सब ई की मात्रा वाले सारे शब्द लिखने हैं। ई मतलब कि भारतीय, कृतीय, नीतीय, मतलब नियतीय, नी और या दोनों आना चाहिए, मतलब नी के साथ या होना चाहिए, तो आप लिखना है। वान मतलब गुणवान, प्रतिष्ठवान। वर मतलब नामवर, कामवर। धारदार। दूसरा हमारा लेसन है, मनुष्य को अपने जीवन में कर प्रधान होना चाहिए, इस पर अपना मत व्यक्त कीजिए। कर प्रधान क्वेश्चन कनुप्रिया लेसन से। कनुप्रिया लेसन हमारा क्या है, विशेष अध्ययन का मेन लेसन है, सिर्फ एक ही लेसन विशेष अध्ययन हेतु। कनुप्रिया लेसन भी आपको फिक्स है कि आएगा 6 मार्क्स के लिए। उसमें क्या है, ये महाकाव्य है। महाकाव्य मतलब कि जो कई उसमें होता है, क्योंकि कविताएं होती है 1 लाइन 2 लाइन में खत्म होता है, और महाकाव्य होता है पूरी पोथी। जैसे हमारा महाकाव्य क्या है, रामायण, महाभारत, ये सब हमारे महाकाव्य। तो उसी प्रकार महाकाव्य में कनुप्रिया है। कनुप्रिया के कविकार कौन है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया लिखा है। तो कनुप्रिया के अंदर क्या है, राधा और कृष्ण की स्टोरी है। कृष्ण की स्टोरी ये है कि जैसे कि आपको संक्षेप में लिखना है, छोटे से लिखना है, तो कृष्ण भगवान राधा को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए युद्ध इंपॉर्टेंट रहता है, महाभारत का युद्ध, क्योंकि वो कर्म को पहला स्थान पे रखे, बाद में राधा को रखा है। तो राधा उस समय किस प्रकार कृष्ण के वियोग में रहती है और किस प्रकार कृष्ण से क्वेश्चंस करती है, उसके बारे में ये कनुप्रिया लेसन दिया गया है। और पूरी महाभारत को बताया गया है कि कृष्ण भगवान राम उसको छोड़ के चले जाते हैं। महाभारत में कृष्ण का अर्जुन का साथ देते हैं और उसके सारथी बन के, पर राधा यहाँ पे रोती बिलखती रह जाती है, और जो उसके साथ कृष्ण ने टाइम बिताए थे, उसके साथ रहे थे, वो सब टाइम को सोचती है और बोलती है कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि भगवान छोड़ते हैं क्योंकि उनके लिए कर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कर्म को पहले रखना चाहिए, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। कृष्ण भगवान भी हमें यही सिखाते हैं। तो मनुष्य कर्म प्रधान होता है, हमारे जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा जीवन कर्म प्रधान ही होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। जिस प्रकार पेड़ हमारा हितैषी आपके पाठ्य पुस्तक में पोयम दी हुई है, तो आप उससे रिलेट करके लिख सकते हैं कि पेड़ हमारा बहुत बड़ा हितैषी होता है। तो आप पेड़ के बारे में सब कुछ लिख सकते हैं। फिर कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शुद्धबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। शब्दबद्ध किया है, शब्दबद्ध मतलब कि किस प्रकार अपने शब्दों में बताया राधा के माध्यम से। तो आज भी हम अपने जीवन में कर्म प्रधान होने चाहिए, इसलिए हमें कनुप्रिया लेसन में यही सिखाया गया है कि जिस प्रकार राधा और कृष्ण भगवान अपने कर्म प्रधान है सब जीवन में, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कर्म प्रधान होना चाहिए। राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। राधा की दृष्टि से जीवन की क्या सच्चाई है, तो जीवन की सच्चाई ने राधा ने ये व्यक्त किया है कि मैं तो अकेले रोती रह गई, तुम तो अपने कर्म के लिए निकल गए। किसको बोलते हैं, कनु को। कनु मतलब कृष्ण भगवान, और कनुप्रिया मतलब राधा जी। तो राधा जी कृष्ण भगवान से ये पूछती है कि आपके लिए कर्म और धर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं कहाँ पे हूँ। ऐसा होता कि जिस प्रकार आप अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उसी प्रकार आप मुझे भी उपदेश देते, मुझे भी अपने साथ लेके जाते,
तो ये सब बातें राधा सोचती रहती है और वो सब चीज़ें अकेले ही सोचती है, उसके पास कोई भी नहीं रहता है ये टाइम पे। और तो आपको ये जो लेसन है कनुप्रिया लेसन, तो या तो उसमें जो पोयम है ये तो पोयम दिया रहेगा, तो पोयम थोड़ा नहीं रहेगा कि 4 लाइन 5 लाइन में, आपको पूरा 20 लाइन में दिया रहेगा। 20 लाइन में नहीं से आपको ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि राधा की दृष्टि से इंसान कर्म प्रधान क्यों होता है, तो आप लिख सकते हो। देन दूसरा क्वेश्चन आएगा कि राधा की जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, तो राधा का जीवन किस प्रकार था। राधा अकेले रह जाती है और कृष्ण भगवान युद्ध में चले जाते हैं राधा को छोड़ के, तो आप लिख सकते हो। फिर कनुप्रिया काव्य का रसास्वादन कीजिए। कनुप्रिया काव्य का रसास्वादन, तो रसास्वादन जिस प्रकार आप पोयम का रसास्वादन करते हैं उसी प्रकार आप कनुप्रिया का भी रसास्वादन कर सकते हो, क्योंकि कनुप्रिया क्या है, एक महाकाव्य है। तो कनुप्रिया लेसन में आपको 4-5 क्वेश्चन लाइंस नहीं आएंगे, आपको काफ़ी लाइंस आएंगी, 20 से 25 लाइन आएंगे। तो 20 से 25 लाइन में आपको क्या लिखना है, पहले कि कनुप्रिया का रसास्वादन के लिए उस कनुप्रिया के कौन कविकार हैं, धर्मवीर भारती, वो लिखना है। फिर आपको सेकंड नंबर पे आएगा कनुप्रिया के नहीं जो धर्मवीर भारती उनकी कोई 2 रचना है, कनुप्रिया की कौन सी पंक्ति आपको पसंद आएगी, तो आपको पंक्ति 1 लाइन नहीं लिखनी, आपको 4 से 5 लाइन लिखी, क्योंकि महाकाव्य रहेगा, काफ़ी बड़ा रहेगा, तो 2 पंक्तियां नहीं लिखनी, क्योंकि आपको पोएम में क्या है 2 पंक्ति लिखनी, पर महाकाव्य है तो उसको 6 से 7 लाइन या फिर 8 लाइन में आपको लिख दो कि मुझे ये पसंद आया और क्यों पसंद आया। तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ राधा के लिए रह जाती, या फिर कृष्ण भगवान वाली पंक्ति ले लोगे, कृष्ण भगवान चले आते हैं, उनके लिए धर्म ही सबसे बड़ा कर्म रहता है, तो आप लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने कर्म को सबसे पहले रखा है, तो आपको क्यों पसंद आया। फिर आप लिख सकते हो कि जिस प्रकार कृष्ण भगवान अपने धर्म के लिए चले जाते हैं, राधा को छोड़ सकते हैं, तो उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में कर्म को सबसे पहले रखना चाहिए, इसलिए मुझे ये महाकाव्य पसंद आया है या फिर मुझे अच्छा लगता है। आपके पाठ्य पुस्तक में ब्लॉक लेखन है। ब्लॉक लेखन क्या होता है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। ब्लॉक लेखन होता है कि आप जब भी कोई घटना या फिर कुछ भी अपने जीवन में देखे रहते हैं या फिर किसी के बारे में लिखना है, जैसे कि कोई आपका फेमस पर्सनालिटी या फिर क्रिकेटर है, तो आप उसके बारे में क्या जानते हो, तो ब्लॉक लेखन होता है। तो आप किसी के बारे में अगर उसकी पूरी जीवन शैली लिखते हो या फिर जीवन की बायोग्राफी लिखते हो तो ब्लॉक लेखन हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन लास्ट ईयर आपको क्या आया था कि लता मंगेशकर के बारे में ब्लॉक लेखन लिखिए, तो बच्चों ने लता मंगेशकर के बारे में लिख दिया कि बहुत अच्छी गायिका थी या फिर उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आपको इतनी सारी जानकारी लगी। अभी क्या आता है 2 साल से क्रिकेटर के बारे में, तो क्रिकेटर तो ऐसे सब बच्चों को पसंद है, तो आप उनके बारे में लिख सकते हो। अगर सचिन तेंदुलकर के बारे में आया, किसी के बारे में ब्लॉक लेखन आया, पर आया कि ब्लॉक लेखन से तात्पर्य क्या है, ब्लॉक लेखन क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है कि जब भी किसी का नाम दिया रहता है या फिर किसी के बारे में पूछा गया तो उसको ब्लॉक लेखन बोलते हैं। ब्लॉक लेखन लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपको हो सकता है। जैसे कि ब्लॉक लेखन प्रारंभ करने की प्रक्रिया मतलब ब्लॉक लेखन किस प्रकार किया जाता है, तो आपको किस प्रकार ब्लॉक लेखन करना है कि पहले तो क्या करना है, ब्लॉक लेखन क्या होता है ये प्रक्रिया आएगी, ब्लॉक लेखन क्यों लिखते हैं ये आएगा, फिर क्यों महत्वपूर्ण होता है ये लिखना है, फिर आपको जिसके बारे में लिखना है उस व्यक्ति के बारे में संक्षेप में लिखना है। संक्षेप मतलब थोड़े से लिखना, ज़्यादा नहीं हो, कि उसका जन्म कब हुआ, क्या अचीवमेंट किया और क्या कर रहा है ये लिखना है, तो संक्षेप मतलब थोड़े से में। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ब्लॉक लेखन में शुद्धता क्या देखनी, शुद्धता देखना मतलब कि आपको कोई गलती तो नहीं हुई, उसमें कोई अशब्द शब्दों का उपयोग तो नहीं हो, जैसे कि अर्रे तुरे लैंग्वेज। हम जब किसी के बारे में लिखते हैं तो वहाँ पे क्या संबोधन करते, आप अपने जीवन में ऐसे किए थे, आपका जन्म यहाँ पे हुआ था, आपने ये कविताएं लिखी थी, आपने ये अचीवमेंट किया था, तो वहाँ पे हम लोग आप शब्दों का इस्तेमाल करते, मतलब शुद्धता होनी चाहिए। और आप ब्लॉक लेखन इस प्रकार लिखे कि सामने वाले को पढ़ने में समझ में आना चाहिए। आपकी भाषा जो व्याकरण मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपकी भाषा एकदम सरल और शुद्ध होनी चाहिए। ब्लॉक लेखन में ये सावधानियां आपको बरतनी होगी। अगर क्वेश्चन आएगा कि ब्लॉक लेखन लिखते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी है, तो आपको लिखना है कि जब भी मैं ब्लॉक लेखन करना है तो जिसके बारे में लिखना है उसके बारे में हमें अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना या फिर उसका उपयोग नहीं करना है, और आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए या फिर इस प्रकार शुद्धता होनी चाहिए कि सबको समझ में आए। ब्लॉक लेखन आया कि आपको अपने शहर के ऊपर ब्लॉक लेखन कीजिए, अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉक लेखन कीजिए। तो आप जैसे मुंबई शहर में रहते हो, मुंबई शहर की क्या विशेषता लिखने, पहले आप तो मुंबई शहर के बारे में बताओगे कि ये शहर हमेशा जीता जागता शहर है, हमेशा इसमें 24 घंटे काम होते हैं, आपको ये सारे फिर उसकी विशेषता
विशेषताएं तो ये भी आ गया है, फिर वहाँ पे विशेषता, यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ें हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, आप क्या आके देख सकते हैं, यहाँ के लोगों का जीवन किस प्रकार है, कि जिस प्रकार के हम अपने जीवन में भागते रहते हैं, तो यहाँ के लोगों के जीवन पूरा पूरा कमर्शियल लाइफ है, भागते रहते हैं और काम करते रहते हैं। यहाँ पे फेमस गेट ऑफ इंडिया है, ताज होटल, तो आप उसकी विशेषताओं को लिख सकते हैं पूरा। तो पहले तो उसका परिचय देना है कि मुंबई शहर कैसा है, फिर उसकी विशेषताएं लिखने, उसमें घूमने की कौन कौन सी जगह हो सकती है, वहाँ के लोगों से आप क्या सीख सकते हैं, या फिर वहाँ का जो प्रसिद्ध खाना है, या फिर वो चीज़ें आप बता सकते हो ब्लॉक लेखन के अंदर में। तो किसी भी शहर का, जरूरी नहीं कि मुंबई शहर का ही आए, आप जिस शहर में रहते हो तो उसी शहर, समझो मैं इसलिए बताई क्योंकि मैं मुंबई शहर में रहती हूँ, तो मुंबई शहर की खूबी मैं बता रही हूँ। आप किसी और दिल्ली शहर में रहते हो तो आप दिल्ली शहर की खूबी बताओ, आप चंडीगढ़ में रहते हो तो वहाँ के अपने शहर, आप जिस शहर के विद्यार्थी हो, या फिर आपको जो शहर अच्छा लगता है, तो अपने शहर की विशेषताओं के बारे में आपको ब्लॉग लेखन करना है। और 4 नंबर के लिए आएगा तो आप उसमें 1 से 2 पेज लिखना है, ऐसा नहीं कि आप काउंट करो, क्योंकि विद्यार्थी आजकल क्या करते हैं, जब वो लिखते हैं कोई पैराग्राफ या फिर किसी अच्छा थ्योरी आपको लिखना है, लाइक निबंध टाइप, क्योंकि आपको निबंध अभी नहीं आता, क्योंकि हम 10वीं तक क्या करते हैं, अब निबंध आता है तो हम उसमें 10 से 8 नंबर ले लेते हैं, पर यहाँ पे 10 कोई भी 5 या 6 नंबर से ज्यादा नहीं है। तो आपको ब्लॉक लेखन एक निबंध के टाइप ही है, तो आपको 1 पेज में नहीं इसको खत्म करना है, मिनिमम आपको 2 पेज तो लिखना ही है। 2 पेज में इस प्रकार लिखना है कि आपके अंदर उसमें अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, बार बार कोई कटिंग नहीं होना चाहिए कि बार बार मैं से हम बोलते हैं ना कि मैंने ऐसा किया, मैं शब्दों का नहीं होने, आप या फिर यहाँ पे वहाँ पे, ये सब शब्दों का आपको उपयोग करना है ब्लॉक लेखन लिखते समय। तो जब आपका एग्जामिनर रहेगा, जो आपको पेपर चेक करेगा, तो ये नहीं सोचेगा कि आप मैं अपने बारे में लिख रहे हैं, आप किसी और के बारे में, किसी और की खूबी बता रहे, तो थोड़ा सा आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होता है। प्रेजेंटेशन करने के लिए आप पहले क्या लिखना है, आपको शुरू से अंत तक जाना है, ऐसा नहीं कि आप बीच की बातें ऊपर ही लिख दिए, लास्ट की बातें ऊपर लिख, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो आप उसका परिचय देना है, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसका महत्व बताना है, विशेषताएं बताना है, उपसंहार मतलब आपको क्यों, क्या समझा, क्यों अच्छा लगा, आप ये लिखोगे लास्ट में। तो जो पढ़ने वाला होता है, जो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है, तो वो समझ जाता है कि आपको इसके बारे में जानकारी है, तो आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉक लेखन कीजिए। ग्रामीण समस्या यानी कि जो गांव वाली समस्या, गांव की समस्याएं क्या होती है कि हमें जिस प्रकार हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, या फिर हमें तुरंत बटन दबाते हैं मोबाइल से हर सुख सुविधाएं प्राप्त होती, पर ग्रामीण जीवन में ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आजू बाजू हर सुविधाएं पाते हैं शहरों में, पर ग्रामीण जीवन में होता है कि हमें दूर जाना पड़ता है 1 से 2 घंटे की दूरी पे, और फिर जैसे कि हॉस्पिटल्स कम है, एजुकेशन शिक्षा से थोड़ा शिक्षा कम रहती है, लोग वहाँ पे जागरूक नहीं रहते, तो हमें बहुत सारी समस्याएं आती है कि हम फटाक से गाड़ी का वेट करते हैं, या कि तो खुद के घर पे गाड़ी हो तो हम जल्दी पहुँच सकते। तो हर घर में तो गाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि शहरों में होता है कि हमारे घर पे गाड़ी नहीं है तो हमको तुरंत ऑटो हाथ दिखा या फिर बस मिल गया, तुरंत हम पहुँच जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। पर ग्रामीण जो जीवन है, जो ग्रामीण के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको ये सुविधाएं नहीं रहती, उनको काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, काफ़ी पहले घर से निकलना पड़ता है, तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उनका समय का भी अभाव हो जाता है, अभाव मतलब कमी होती है, तो उनको उस चीज़ की भी समस्या का सामना करना पड़ता है। और हॉस्पिटल, समझो घर में कोई बीमार है उनके, तो तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते, अपने घर में गाड़ी नहीं है, या फिर हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, लाइक 2 से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये भी कारण होता है, ये भी समस्याएं होती है। दूसरा समस्या क्या होता है, जल की समस्या, मतलब कि पानी की समस्या, जैसे हमारे घरों में हर एक जगह पानी रहता है, गांव में ऐसा नहीं होता, रहेगा एक जगह रहेगा, थोड़ी दूरी में रहेगा, तो उनका जो जीव ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ पानी पीना है, उनके बहुत सारे काम है, सिंचाई है, नहीं खेती है, ये सारी समस्याओं को दूर की समस्याओं को थोड़ा वापस ले। हाँ ठीक है, नहीं जो शहर का जीवन है उसमें हमें सब सुविधाएं होती हैं, पर ग्रामीण में ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार हमें शहरों में हर जगह पानी मिलता है, नहीं हमारे घरों से लेके बाहर निकलते हर जगह, हमारे वॉश बेसिन में जगह पे हर एक जगह, पर गांव में ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि गांव में एक जगह पानी रहेगा, दूसरी जगह नहीं रहेगा, क्योंकि गाँव में सिर्फ एक ही जगह पानी का इस्तेमाल नहीं होता, घर के अंदर होना, उनको घर में खेती करना है, सिंचाई करना है, जो उनके जानवर होते हैं, मवेशी मतलब जो लेगा गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब चीज़ों के लिए उनको पीने के लिए या फिर उनको तैयार करने के लिए उनको पानी की कमी होती है, और उसके लिए उनको स्टोर करना पड़ता है। स्टोर करने के लिए उनको उस प्रकार की सुविधा अपने घर में करनी पड़ती है, इससे पानी स्टोर रखे। कभी कभी होता है कि वो स्टोर करने के लिए पानी की कमी पड़ जाती है, क्योंकि पानी ही नहीं रहता है, तो उनको उस समस्या का भी सामना करना पड़ता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ये सब चीज़ें। और दूसरा क्या होता है, शिक्षा का अभाव तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे जागरूक नहीं रहते, और उनके पास पैसों की कमी के कारण भी शिक्षा उनकी हो नहीं पाती। आपके पाठ्य पुस्तक में पारिभाषिक शब्दावली दिया है। पारिभाषिक शब्दावली मतलब 1 से लेके 80 शब्द, मतलब आपको 4 नंबर यहाँ से एकदम फिक्स है।
कि आपको कोई यहाँ पे आपका 4 नंबर ले नहीं सकता। अगर आपने 80 शब्द तैयार किए हुए तो 80 शब्दों में ऐसा नहीं कि आपको उसमें से कोई भी शब्द नहीं आता है। कोई कोई शब्द जो हमने डेली लाइफ में या फिर हम उस शब्दों को अच्छे से जानते हैं तो उन शब्दों को याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आप क्या करोगे कि जो शब्द आपको आते हैं वो शब्द को आपको क्या करना है, पहले लिख लेना है अपने नोटबुक में, कि आपको उस पर फोकस नहीं करना। अभी क्या दूसरा काम क्या करना है, आपको जो शब्द नहीं आते वो शब्दों को लिखना है। वो शब्द लिखने के बाद आप एक एक शब्द को याद करोगे, वो शब्द हुआ उसको लिखोगे। फिर ऐसे करके आपको जो शब्द नहीं आते सारे शब्दों की आपको सूची तैयार करनी। सूची मतलब एक लिस्ट बनानी। तो लिस्ट जब बन जाएगी ना तो आपको सारे शब्द तैयार हो जाएगा। मतलब 80 शब्द, 80 शब्द में आपको क्या रहेगा कि शब्द दिया रहेगा, उसका पारिभाषिक हिंदी शब्द लिखना है। उस जैसे इंग्लिश में है अनाउंसर, अनाउंसर को क्या बोलते हैं, उद्घोषक। तो अनाउंसर दिया रहेगा आपको, पर आपको उद्घोषक लिखना पड़ेगा। आपके पाठ्य पुस्तक में पहला शब्द दिया हुआ है एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब राजदूत, तो आपको राजदूत लिखना है, एम्बेसडर नहीं लिखना, राजदूत। दूसरा शब्द क्या दिया रहेगा, अनाउंसर। अनाउंसर मतलब उद्घोषक। तो आपको ये दूसरा, तो ऐसे ऐसे करके आपके 80 शब्द दिए कि इसी 80 शब्द में 6 शब्द आएंगे और 6 शब्दों में रहेगा कि दिए गए पारिभाषिक शब्द का अंग्रेजी शब्दों का हिंदी रूपांतर कीजिए। तो 4 ही करने, 6 नहीं करना है। आपको 4 दिया जाएगा तो 4 नंबर आपको कहीं पे भी नहीं गए और एकदम एक वर्ड लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो अगर आपको वहाँ पे पल्लवन दिया, ऑप्शन में पल्लवन रहेगा, तो आपको पल्लवन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि पल्लवन आपको काफी लिखना पड़ेगा, 1 से 3 पेज में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि आप 4 शब्द लिखते हैं तो 4 मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आपको जैसा कि मैंने बोला कि आपको पहले जो शब्द आते हैं वो शब्दों को लिख लेना है। दूसरा काम क्या करना है, जो आपको शब्द नहीं आते उनकी सूची तैयार करना है। जैसे पहला वर्ड है कि एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब राजदूत, तो आपको राजदूत को 2 से 1 बार, मतलब आपको एक दिन आपको देना है इस पे 4 शब्द, 4 मार्क्स के लिए। तो आप 4 मार्क्स का आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, कहीं पे भी 4 मार्क्स नहीं। दूसरा क्या है आपका सर्कल इंस्पेक्टर, अंचल निरीक्षक। देन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर मतलब द्विभाषिया, तो आपको इंटरप्रेटर दिया रहेगा तो आपको क्या लिखना है, द्विभाषिया लिखना है उसका अर्थ। जज, अभी जज तो आपको सबको पता है कि न्यायाधीश होता है, तो ये इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देन उसके बाद क्या होता है, जस्टिस। जस्टिस भी आपको पता है, न्याय, न्यायमूर्ति, जो न्याय होता है। देन वेरिफिकेशन ऑफिसर, सत्यापन अधिकारी। एडवांस, एडवांस मतलब अग्रिम। हम जब कोई भी काम या फिर किसी को एडवांस में देते हैं तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रिम बोलते हैं। देन एजेंडा। एजेंडा मतलब क्या होता है, कार्यसूची। जब हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो अपने ऑफिस है, कार्यालय है, या फिर आप विद्यार्थी जीवन में ही आपका एजेंडा क्या, आप सुबह से क्या करोगे पूरा दिन, इसको एजेंडा बोलते हैं कि कार्यसूची तैयार करके ना मुझे ये काम करना है या फिर मेरा एजेंडा ये है। दूसरा क्या है होता है नी आपका नी आ जाएगा नी ऑडिट ऑब्जेक्शन, यानी कि लेखा परीक्षा। बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बंध पत्र। आपको ये सब छोटे छोटे शब्दों को पहले आपको क्या देखना है कि जो मुझे आते हैं वो लिखना है। तो आप बॉन्ड, बॉन्ड भी मतलब आधा छोटा ही वर्ड है तो आपको बंध पत्र लिख देना है। फिर डिडक्शन, डिडक्शन मतलब कटौती। फिर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ, आप किस चीज में एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ। फिर डिसमिस, डिसमिस मतलब पद विच्युत, मतलब कि आप किसी पद से आपको निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया वहां से। देन एक्शन, एक्शन मतलब कार्यवाही, कार्यवाही मतलब कि उसके ऊपर कार्यवाही हो रही, कोई काम किया गया फिर किसी के ऊपर कार्यवाही चल रही है तो उसको कार्यवाही एक्शन बोलते हैं। देन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मतलब तुलना पत्र, क्या बचा है तो पहले एक तुलना पत्र। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब अभिलेख। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। अभी ट्रांजैक्शन भी हम हमेशा यूज करते हैं अपने लाइफ में, तो ये आपको इजी रहेगा ये शब्द। फिर आपको बैंक से रिलेटेड कुछ शब्द रहते हैं कि आपको बैंक, उसमें दिया रहेगा कि बैंक एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित शब्द। तो आपको बैंक में जो शब्दों का यूज होता है उसके से रिलेटेड आपको पढ़ना है। एपिक्स बैंक, एपिक्स बैंक मतलब शिखर बैंक। फिर बैलेंस यानी कि शेष राशि, आपके अकाउंट में क्या बैलेंस बचा उसको बैलेंस बोलते हैं। फिर आपको क्या आ जाएगा नी डेड अकाउंट मतलब निष्क्रिय खाता, कि आपका खाता बंद होने वाला, डेड अकाउंट्स को या फिर बंद हो चुका है। देन फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब कि जमा राशि, आपने कितना फिक्स करके रखा है उसको आप फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। देन पेमेंट, पेमेंट मतलब भुगतान। ये सब शब्दों का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, अपने जो बैंक से रिलेटेड होती हैं चीजें उससे बोलते हैं, जैसे कि पेमेंट। फिर उसके बाद पे ऑर्डर यानी अदायगी आदेश, वहाँ पे कि आपको आदेश दिया गया है कि आप इतने दिनों में ये
पेमेंट कर दो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी या फिर कुछ भी बैंक उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द। आउटपुट मतलब निकास, क्या आउटपुट हो रहा है, निकास। अभी क्या करना है, जैसे कि आपको सब अगर आपका पूरा पढ़ गया है तो आपको एक दिन क्या करना है, पेपर से एक दिन पहले आपको जो चीजें अच्छे से आती हैं उनको सबको नोट डाउन करना। मतलब ऐसा नहीं कि थ्योरी बनाना है, आपको समझो जितनी पोयम आती है आपके पाठ्य पुस्तक में सिर्फ 5 पोयम, 5 में से एक गजल है, तो 4 पोयम, 4 में से एक महाकाव्य भी पोयम में ही आता है, पर वो महाकाव्य है। तो आपको पोयम में से नवनिर्माण आ रहा है, सच हम नहीं सच तुम आ रहा है, पेड़ होने का अर्थ आ रहा है, चुनिंदा शेर आ रहा है, कनुप्रिय आ रहा है। आप उसकी सूची बना के रख दीजिए आप, क्योंकि आपको अच्छे से ही आता है। देन आपको क्या करना है, जो पार्ट है, लेसन, आपको स्टोरी किस किस की स्टोरी आती है वो सारी लिखना है। फिर मुझे समझो आपको आता है कोकजाया बहुत अच्छे से आता है, ओजोन परत बहुत अच्छे से आता है, तो उसको लिख देना। ये सारी चीज़ों को आपको लिख के रखना है क्योंकि आपको पता है मुझे ये चीज़ें आती। फिर थर्ड पॉइंट क्या आता है कि आपको क्या नहीं आता। अभी सब जो आपको 5 लेसन दिए, 5 लेसन में आपको 3 लेसन बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो आपको उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको एक बार आपको रेफर करना है लास्ट में। तभी जो नहीं आता उसमें क्या करना है आपको कि कब कुछ स्टोरी पढ़ना है, एकदम साइलेंट दिमाग से चुपचाप धीरे से स्टोरी पढ़नी। आपको स्टोरी पढ़ने के लिए 1 से 2 घंटा जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, 1 से 2 घंटा। और उसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 2 क्वेश्चन रहेगा लघुत्तरी, 2 क्वेश्चन रहेगा अपना मत। अपना मत में अपने विचार आपको लिखना है। लघुत्तरी आपने जो पढ़ा होगा स्टोरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और तीसरे नंबर पे क्या आता है, परिच्छेद। परिच्छेद में आपको बुक पढ़ने की, रट्टा मारने की, कोई क्वेश्चन आंसर रटने की कोई जरूरत नहीं। आपको परिच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि गद्य विभाग में 20 नंबर का आएगा, पद्य विभाग में 20 नंबर का आता है। 20 नंबर में क्या रहता है, पोयम और पोयम से रिलेटेड, और गद्य विभाग में लेसन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो जो परिच्छेद दिया रहेगा उसमें परिच्छेद में आपको 16 मार्क्स, वहीं से 16 मार्क्स मतलब आपको परिच्छेद के अंदर 16 नहीं, 4 नंबर आपका क्या रहेगा, नहीं खुद का विचार। परिच्छेद में पहले रहेगा संजाल पूर्ण करना है, दूसरे नंबर पे आएगा नहीं विलोम शब्द, थर्ड नंबर पे क्या आएगा आपको समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द में रहेगा जैसे प्रहरी, तो प्रहरी का समानार्थी क्या हो गया, द्वारपाल। स्मृति का क्या हो गया, याद। अगर सूरज का क्या हो गया, सूर्य। तो समानार्थी ऐसे शब्दों का आपको ढूंढ के ही लिखना रहेगा। देन आपको क्या करना है, तब आपको राइटिंग स्किल में है। राइटिंग स्किल में क्या है आपका, ब्लॉक राइटिंग है नहीं, पल्लवन है नहीं, और कनुप्रिय लेसन। कनु के लिए सबसे कर्म प्रधान क्या रहता है, कर्म रहता है, क्योंकि उनको प्रधान मतलब सबसे टॉप ऊपर सबसे बड़ा क्या रहता है उनके लिए, कर्म, क्योंकि वो राधा को अपने कर्म के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें आपको अपना विचार लिखना है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या सच में ऐसा करना चाहिए, हमें अपने जीवन में कर्म प्रधान होना चाहिए, आपको ये लिखना है। फिर आपका क्या आता है, ग्रामर पार्ट। ग्रामर मतलब व्याकरण विभाग, वो आपको 20 नंबर के लिए आएगा। 20 नंबर में आपको क्या करना है, पहले तो आएगा आपको रस। रस में 3 रस दिया रहेगा, तो दिए गए रसों को पहचान के किन्हीं 2 रसों को आप लिखना है। तो आपको 3 रस दिया रहेगा। 3 रस में आपको क्या करना है, जो पंक्ति दिए रहेगी, तो जब पंक्ति पढ़ोगे तो आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में नहीं समझ में आएगा। तो क्या करना है आपको, वहां पे उसमें ऐसे शब्द दिए रहे, समझो रौद्र रस दिया रहेगा, तो क्या पंक्ति रहेगी कि कृष्ण के वचन सुन के अर्जुन क्रोध से जलने लगे। तो मतलब क्रोध आया ना, वहां पे क्रोध शब्द की उत्पत्ति हो गई, तो आप समझ जाओगे कि वहां पे रौद्र रस है। तो आपको क्रोध रस नहीं लिखना, आपको वहां पे लिखना है रौद्र रस। फिर आपको आएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की पंक्ति दिया रहेगा कि राम के रूप निहारत जानकी, मतलब कि राम के रूप के, तो वहां पे पता है कि आपको राम और कृष्ण के बारे में बातें हो रही, तो वहां पे कौन सा रस आएगा, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस, तो आपको रस की जो पंक्ति दी है उसको 1 से 2 बार पढ़ना है, तो आपको अपने आप समझ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा रस है। फिर क्या आता है, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए 2 मार्क्स के लिए। वहां पे 4 शब्द दिए रहेंगे, 4 सेंटेंस, यानी सेंटेंस मतलब वाक्य दिया रहेगा, इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं और हिंदी में वाक्य दिया रहेगा। तो वाक्य दिया रहेगा तो शुद्ध रहेगा, शुद्ध करके लिखना। तो किसी की मात्रा गलत रहेगी, कहीं पे डॉट नहीं रहेगा, या फिर प्रश्नवाचक है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा, तो आपको शुद्ध करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना, तो आपको वाक्य शुद्ध हो जाएगा। और फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तन करके अपने वाक्य में प्रयोग दिया गया। तो जब जो हिरण दिया है तो हिरणी आ गया, तो हिरणी बहुत तेज दौड़ती है, आप इस प्रकार वाक्य प्रयोग कर सकते। दूसरा हो जाएगा शिक्षक, तो अगर शिक्षक है तो शिक्षिका आएगा, शिक्षिका है तो शिक्षक आएगा, तो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। इस प्रकार आपको 2 सेंटेंस का वाक्य प्रयोग करना है। हाफ आपको चेंज करने का मिलेगा और हाफ क्या हो जाएगा आपका वाक्य प्रयोग कर, तो यहाँ पे 2 नंबर आएगा। तीसरे नंबर में हमारा क्या आता है, मुहावरा। मुहावरा भी 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि ग्रामर का जितना भी पार्ट है वो सब 2-2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स में मुहावरा रहेगा। वहाँ पे 3 मुहावरा रहेगा, दिए गए मुहावरों में से कोई 2 मुहावरा को चुनकर आप अर्थ लिखकर
अपने वाक्य में प्रयोग गए। तो समझो दिया रहेगा यानी कि एकता में शक्ति। तो एकता में शक्ति का अर्थ होता है एकता में बल। हमारे इंडिया के खिलाड़ी एक होके क्रिकेट का मैच जीत लेते हैं, तो वहां पे एकता की शक्ति हो गई। दूसरा दिया रहेगा अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। दिलीप अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। फिर फोर्थ नंबर पे क्या आता है, आपको अलंकार दिया रहेगा। अलंकार दिया रहेगा, कौन सा अलंकार है। अलंकार में भी सेम वही करना है कि आपको अलंकार की पंक्ति पढ़नी और अलंकार पहचान के लिखना रहेगा। 5वें नंबर पे आपको क्या आता है कि 5वें नंबर पे आपको परिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्द अगर ऑप्शन में नहीं आया तो आपको किस में आएगा व्याकरण विभाग में। अगर ऑप्शन में पल्लवन के साथ ब्लॉक राइटिंग है तो आपको ब्लॉक राइटिंग लिखना है। अगर पल्लवन बहुत अच्छे से आ रहा है तो आपको पल्लवन लिखना है। पर आपको अगर ग्रामर में यहाँ पे पारिभाषिक शब्द दिया है तो 4 नंबर है, क्योंकि 6 देगा पारिभाषिक शब्द, उसमें से 4 नंबर आपको ले लेने हैं। 4 जो आपको आता है आपको वही शब्दों को लिखना है। ये तो हमारा हो गया प्रश्न पत्र, कैसे हम लोग प्रश्न पत्र अपना पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। अभी दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये आती है कि कभी कभी कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता, वो सब पढ़ लेते हैं और जब हम सब पढ़ते तो पूरा मिक्स हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको इंटरनल मार्क्स आपको 18 मिले हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप बहुत ही आप दूसरे सब्जेक्ट पे दूसरे विषय पे ज़्यादा फोकस किए, हिंदी या मराठी या फिर किसी इस पे कम हो गया, फिर एसपी पे कम हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो पैराग्राफ दिया है उस 20 नंबर का पद विभाग है, 16 मार्क्स आपको वहीं पे है। पैराग्राफ को आपको बार बार पढ़ना है, आपको प्रॉपर अंडरलाइन करके ढूंढना है। अगर यहाँ पे विलोम शब्द लिखा है तो आपको पैराग्राफ में ढूंढना है, कहीं इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं, आपको पैराग्राफ से लिखना है। अगर आपको अपना मत लिखना नहीं आ रहा तो आप मत करिए। बस जो संजाल पूर्ण करने दिया है, तो जो समझो दिया है कि राधा के चरित्र की विशेषताएं लिखी है, तो संजाल यानी आपको बॉक्स बनाना है। तो राधा के चरित्र की विशेषताएं आपको पैराग्राफ या फिर महाकाव्य से ही ढूंढ के वो चरित्र 4 विशेषताएं लिखनी है राधा की, और आपको कहीं बाहर जाने नहीं, पैराग्राफ में ही दिया रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट आपका क्या आता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपना मत कैसे लिखूं, तो आपको अगर स्टोरी पता है उस लेसन की तो आपको स्टोरी लिख देनी पूरी। मैं ये नहीं बोलती कि आप पूरा स्टोरी लिखो, कुछ तो आता होगा तो आप लिख सकते, ऐसा नहीं कि। और ये बिल्कुल भी नहीं करना कि ये जो जैसे खंड का है, खंड बा है, खंड आ है, तो आपको कोई भी खंड छोड़ना नहीं। हर एक खंड के क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट करना है। जैसे ABC सेक्शन होता है इंग्लिश में, तो उसी प्रकार हिंदी और मराठी में आवासा होता है। तो आपको जो जितने भी खंड है सारे खंड से सारे क्वेश्चंस करने, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने। भले ही आपका वो रॉन्ग जा रहा हो, आपको लग रहा है, आपको पूरा ये विश्वास नहीं कि मेरा सही है कि गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सब क्वेश्चन को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक वर्ड का आंसर है तो आपको पूरी लाइन लिख दो। तो उसमें जो सही होगा, जब एग्जामिनर होता है जब, तो वो क्या करता है, जो आंसर सही है उसको टिक कर लेता है। मतलब बच्चे को थोड़ा आ रहा है, आप ये नहीं करना कि हमारी इसमें तो एक ही शब्द में आंसर दिया तो मैं एक शब्द में कैसे लिखूं। आपको वहाँ पे ऐसा विचलित होने के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, आप उस पूरी लाइन को लिख दो, तो जो आंसर है वो एग्जामिनर को अपने आप मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है, अगर आपको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं समझ में आ रहा कि नहीं मैं कैसे शुद्ध करूँ, मुझे मात्रा, तो आप उस ग्रामर को क्या करो, एज इट इज अपने उत्तर पुस्तिका में कॉपी करके लिख दो। अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक है पर उसमें अंदर मात्राओं का मिस्टेक है, पर आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं कैसे मात्राओं लिखूं, बड़ी आएगी या फिर छोटी मात्रा आएगी, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्योंकि वह क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो आपको एक नहीं तो हाफ मार्क्स तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। जब आप पेपर लिखने जाते हो तो पहले क्या करते हो, आप अपनी उत्तर पुस्तिका को पूरा भरते हो, रोल नंबर लिखते हो, बैठक क्रमांक सब कुछ लिखते हो। दूसरे नंबर पे क्या आता है, हम लोग एग्जामिनर जहाँ पे सुपरवाइजर होता है आपको क्वेश्चन पेपर देता है, तो आपको विचलित होना नहीं हाय राम इतना, क्योंकि जो लैंग्वेज का पेपर होता है काफी बड़ा होता है, 20 से 25 पेज का आता है। पेज मतलब ऐसे पतले, मतलब एक इधर आगे पीछे, तो आपको विचलित नहीं होगा। आपका पहले पेज पे तो आपको क्या करना है वही लिखा रहता है। दूसरे नंबर से स्टार्ट रहता है आपका क्वेश्चन आंसर, पैराग्राफ को आपको क्या करना है, धीरे से चुपचाप शांतिपूर्वक पढ़ना है। आपको नहीं समझ में आ रहा आप नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट में आप रुकने नहीं, उसी पे आपको रुकना नहीं कि नहीं मुझे नहीं आ रहा तो मैं लाइन, आपको जो आता है आपको वही खंड से स्टार्ट करना है। और जब भी आप भी कोई भी मेन चीज लिखते हैं, समझो परिचय दे रहा है, तो उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि उस पे आपका प्रभाव सामने वाले पे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो
अगर आपने प्रस्तावना लिख दिया तो उसको प्रस्तावना समझिए, प्रस्तावना लिख लें तो अपने आप करेक्शन करता जाता है। और आपको कभी भी कटिंग बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, बार बार आप कटिंग कर रहे हो, बार बार सेम सेम शब्द लिख रहे हो ऐसा। और आपको ये नहीं कि मैं ज़्यादा मार्जिन कर लूँ, इधर मार्जिन कर लूँ तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप मार्जिन नहीं भी करोगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिले मार्जिन, क्योंकि कभी कभी विद्यार्थी का ऐसा होता है मैं मार्जिन कर लूँ ज़्यादा, इधर कर लूँ, यहाँ कर लूँ, थोड़ा पेज बचेगा तो मैं दूसरी सप्लीमेंट्री लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एक ही सप्लीमेंट्री पे अपना कोशिश करो खत्म हो सारा पेपर, क्योंकि एग्जामिनर जितने सप्लीमेंट्री चेक करता है दैट टाइम उसका जो साइकोलॉजिकल दिमाग होता है वो क्या करता है, उतने समय थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगर एक ही, क्योंकि उसका टाइम बचता है, एक ही सप्लीमेंट्री लगी, एक ही आंसर सीट है तो बाकायदे चेक कर, बार बार आपने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा फिर जाके दूसरे सप्लीमेंट्री में उसका सेकंड वन लिखा तो अपने आप को वो उसको भी थोड़ा सा उसका माइंड डिस्टर्ब होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर नहीं आ रहा तो 1 2 3 4 आपको एक वर्ड्स का तो आप छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट कीजिए। फिर आपको आ रहा तो उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। फिर थर्ड नंबर आपको जैसा, अगर आपको आपने वहाँ पे जगह छोड़ी है, समझो एक वर्ड्स के लिए विलोम शब्द है तो आप पैराग्राफ फिर से रीड करो, विलोम शब्द लिख दो। अगर, और ये नहीं करना कि उसका 1 आ गया, आपको पूरा वो शब्द लिखना है। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ऑप्शन में दिया रहता है तो ऑप्शन A B ऐसा नहीं, ऑप्शन में कभी भी आपको ABC नहीं लिखना, आपको क्या करना है पूरा वर्ड कॉपी करना है। वर्ड कॉपी करने से क्या होता है, आपको जो मार्क्स मिलते हैं, अगर वर्ड गलत भी हो गया तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। और आपने ABC लिख दिया तो एग्जामिनर क्या सोचता है कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं, तो वो उसको कट करके डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करेक्शन करना चालू कर देता है। और जब आपका सारा लिख के हो जाए तो आप शुरू से लेके अंत तक हर एक क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी टाइम रहता है, बच्चे सोचते हैं नहीं नहीं टाइम नहीं, अगर आपने प्रॉपर पढ़ा तो काफ़ी आपका समय भी बचता है, आप बैठ भी जाते हो, कभी कभी एग्जाम हॉल में आधा घंटा आपके पास रह भी जाता है। तो क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन को शुरू से लेके लास्ट तक आपको चेक करना है कि मेरा कोई छूटा है कि नहीं छूटा। अगर आपका छूटा है तो आप फटाक से लिख सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप वो चीज़ को लिख सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, पेंसिल लेके जो मेन सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है उसको हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप उसको हाईलाइट करो, 3 4 आपको हाईलाइट करने से ये होगा कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कोई क्वेश्चन आपका छूटा नहीं। तो अगर जल्दी भी एग्जामिनर को जल्दी अपनी कॉपी चेक करने के लिए, आपके आंसर शीट जल्दी चेक करना है तो उसको चेक करके आपको वहाँ पे 1 मार्क्स ले तो भी हाफ मार्क्स आपको वहाँ पे आराम से मिल सकते हैं। और लास्ट में आपको प्रॉपर अपना क्या सब कुछ चेक करने के बाद लास्ट में आपको यही करना है कि मेरा कोई छूटा नहीं या फिर मेरे से कोई गलती नहीं है। अगर आपको गलती है तो आपको सुधार लेनी है और अपने मार्क्स भी टोटल कर लेने कि मुझे इतना मिल सकता है। आपको ये आप हमेशा जब भी पेपर लिखो तो आप उसी टाइम पे आप कैलकुलेट करो कि मुझे इतना नंबर। अगर किसी के नीचे जगह भी छूटी है तो उस जगह को फिलअप कर दो, पर रिलेटेड ही लिखना है उससे। कोई ऐसा नहीं कि टीचर ने बोला कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं, आपको उस स्टोरी से रिलेटेड ही लिखना है। अगर आपको पूरी स्टोरी मिल रही है, आपने छोड़ दिया आधा, तो आप उस स्टोरी को पूरा कंप्लीट कर दीजिए, कुछ और शब्द डाल दीजिए कि आपको इससे ये सीख मिली है, तो आपको प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। क्योंकि जब लैंग्वेज का पेपर लिखते हैं तो आपका क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि मैथ्स में क्या सॉल्व करते हैं तो कभी कभी होता है राइटिंग अच्छी नहीं आती, पर आपको जब थ्योरी सब्जेक्ट लिख रहे हो, हिंदी है, मराठी, इंग्लिश है, तो आपको प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, आपकी राइटिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपने गलत भी लिख दिया तो कभी कभी वो आपकी गलती पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन सही है। और बार बार कटिंग करने से आपको कुछ भी उससे फायदा नहीं होता कि आप सही लिखने के चक्कर में अगर आपने गलत लिख दिया तो उसको एक लाइन सीधा कट करो, बार बार ऐसे कट नहीं करना। क्योंकि अगर बार बार आप कट किए तो एक जो कॉपी चेक करने वाला तो उसकी नज़र जरूर वहाँ पे जाके पड़ती है, तो ऐसा नहीं करना है। और सारे क्वेश्चंस को देख के आपको रेडी कर रखना है कि हाँ मेरा सारा रेडी हो गया, और खुद भी प्रिपेयर हो जाना है कि मेरा अच्छे से सब कुछ हो गया है। धन्यवाद।